Dear students, today our topic is sectoral initiative taken by government for employment. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाईली लेबर इंटेंसिव लाइवस्टॉक सेक्टर with it is capacity to cater to the poor and skilled and unskilled workers. अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक में छोटी छोटी मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर फोकस लेबर पर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों किस्म के नौजवान इसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं और अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो इसमें दूसरी बात यह है, दिस एक्टिविटी हैज़ पोटेंशियल टू ऑगमेंट एग्रीकल्चर इनकम। तो इस सेक्टर से एग्रीकल्चर इनकम भी बढ़ सकती है। तो एग्रीकल्चर इनकम आप बोलोगे कैसे बढ़ सकती है? जैसे मैं कैटल, जैसे कि ये मैं कैटल फार्म है मेरे पास, तो कैटल लाइव स्टॉक में आते हैं, तो इससे जो है एग्रीकल्चर इनकम बढ़ती है लाइव स्टॉक से। एग्रीकल्चर इनकम कैसे बढ़ती है? जैसे मुझे कैटल्स के लिए क्या चाहिए? फोडर चाहिए। तो ये फोडर मुझे कहाँ से मिलेगा? जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मुझे ये फोडर मिलेगा। तो जब मैं उनसे ये खरीदता हूँ तो उनका भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इंक्रीज होगी। अगर गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करे और पब्लिक भी इन्वेस्ट करे तो दोनों साइड बाय साइड चलेंगे और दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये बढ़ेगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर की। टूरिज्म सेक्टर जो है, द tourism sector with it is potential in employing people across the skill spectrum and positive externality for other sectors like handicrafts, handlooms and transport etc. तो आप जानते हैं कि टूरिस्ट यहाँ कश्मीर में आते हैं, आपको पता ही है, चाहे वो नेशनल टूरिस्ट हैं या इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं। तो हमारे पास यहाँ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गए होंगे तो वहाँ आप देखोगे कि जो ये टूरिस्ट आते हैं ये हमारे हैंडलूम है या हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, इनको देखकर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे हॉस्पिटलिटी का मतलब है होटल्स। जब भी टूरिस्ट आते हैं तो वो होटल्स में ठहरते हैं। तो जब वो होटल में रहते हैं तो वहाँ होटल में वेटर की ज़रूरत होती है, कुक की ज़रूरत होती है, मैनेजर की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से जब वो होटल में ठहरते हैं तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा ये रोज़गार है, इससे ये बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे टूरिज़्म की, ये ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट, जैसे टूरिस्ट बाहर से आया तो वो अपनी गाड़ी साथ नहीं लाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जब आते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जैसे गुलमर्ग से पहलगाम गए, पहलगाम से यूसमर्ग गए, निशात बाग, शालीमार गए, तो इनको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी लेने के लिए, जाने के लिए। तो इस तरह से जो ये हमारे ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है, उसमें उसकी आमदनी में इजाफा होता है और यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो अगर हम होटल्स की बात करें तो गुलमर्ग में आप सर्मा में गए होंगे तो वहाँ विंटर्स में विंटर गेम्स लगती हैं। तो उनके लिए यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर यूथ को ट्रेनिंग देती है।
यूथ्स को ट्रेनिंग देती है। जब उनको ट्रेनिंग देती है, जैसे वहाँ होटल्स हैं उनमें वेटर की ज़रूरत पड़ती है, या कोई विंटर गेम्स होती हैं उनमें कोच की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ कश्मीरी नौजवानों को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे यहाँ क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो क्रिएट होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स की। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर occupies an important place with a fine tradition of craftsmen employing 4 to 5 lakh artisans, 179 major crafts clusters, and revenue generation of 1000 crore plus। तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ये ट्रेडिशनल आर्ट है। तो जिसके साथ 4 से 5 लाख आर्टिसंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं, 179 मेजर क्राफ्ट्स क्लस्टर्स हैं। तो इसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन 1000 प्लस होती है। जम्मू की कश्मीर के लिए हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इम्पोर्टेंट सेक्टर है। फाइन ट्रेडिशन, हम देखते हैं कि हमारे पास जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, जैसे वुड कार्विंग है, पश्मीना शाल है, कनी शाल है, एम्ब्रॉयडरी है, कारपेट्स हैं। तो जब हम, तो इनकी अच्छी बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं ये। जब इसी सेक्टर को प्रमोट किया जाए और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करे, जब ये इम्प्रूव होगा तो इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। जब इस सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी। अगर ये आज इसके रेवेन्यू जनरेशन जो है 1000 प्लस करोड़ होती है, तो ये इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, और इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी और इससे हमारी जो इकानमी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसके बाद बात करेंगे हम आईटी बीपीओ सेक्टर। आईटी का पता ही होगा आपको, आईटी का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ को हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। IT BPO sector has showcased India's talent emerging as an important foreign exchange earner. But in Jammu and Kashmir, it is still in the process of spreading its wings. The sector has attracted a number of young entrepreneurs, but the growth in the sector has been constrained by lack of connectivity, reluctance of talent from the rest of the country to work in the state, and poor network of educational institutions in IT। जब हम इसकी IT की बात करेंगे या BPO की बात करेंगे, तो जैसे हमारे हिंदुस्तान के नौजवान बड़ी बड़ी कंपनी में बाहर के मुल्कों में जाकर काम करते हैं, तो वो वहाँ से पैसा कमाते हैं, तो वो पैसा हमारे मुल्क में आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सेक्टर इतना फैला हुआ नहीं है। यहाँ श्रीनगर में सिर्फ 1 या 2 BPO सेक्टर हैं, जम्मू में भी होंगे 2-3, तो जम्मू की मुझे पता नहीं इस बारे में। तो इसकी वजह से इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई BPO सेंटर खोलना चाहूँ तो इसके लिए मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो ये एम्प्लॉय मुझे कहाँ से लाना पड़ेगा? बाहर से लाना पड़ेगा।
बाहर का जो नौजवान है वो यहाँ आने से डरता है। तो इस तरह से